स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या होता है बर्थ रेट और डेथ रेट? बर्थ रेट इज पर कैपिटा बर्थ इन अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पॉपुलेशन के अंदर पर कैपिटा कितनी डेथ और कितने बर्थ हुए, वो डेथ रेट और बर्थ रेट होता है। अब एक इसमें बात आती है व्हाट इज पर कैपिटा। नहीं तो बर्थ रेट डेथ रेट आप आसानी से निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे जो हमें निकालना है दैट इज पर कैपिटा। पर कैपिटा का मीनिंग है कि पर हेड, कि मेन अगर एक इंडिविजुअल का भी बर्थ हुआ है एक पॉपुलेशन में, तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उस पॉपुलेशन का, उसको परसेंट में हिस्से में बांटा जाएगा। एक ऑर्गेनिज्म का मतलब एक के अगर 30 ऑर्गेनिज्म है ना एक पॉपुलेशन में, और एक ऑर्गेनिज्म एडअप होता है पॉपुलेशन में, तो उसको हम 30 के में उसका रोल डालेंगे। 30 ऑर्गेनिज्म का रोल है उसमें, तो दैट इज पर कैपिटा। तो उसमें परसेंटेज नहीं निकालते हैं हम, पर कैपिटा देखते हैं कि हर एक के का रोल उसमें मेंशन होगा कि अगर उस पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तब भी हर एक इंडिविजुअल में उसको हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि आप लोग गलती कर दें और इक्वल थोड़ी थोड़ी पनिशमेंट मिल जाए सभी बच्चों को, ठीक है, वो कि भाई एक को नहीं मिलेगी, सभी ने उसका साथ दिया था, वहां पे सभी ने लड़ाई की थी, तो वहां पे सभी को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। तो रोल तो सभी का होता है हर एक एक्टिविटी में, तो इसलिए डोंट टेक इट नेगेटिव। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, हम ये देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी किसी पॉपुलेशन में होती है तो उसके हर एक मेंबर का वहां पे रोल होता है। तो चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली रोल है, तो उसमें उसका रोल होता है। चाहे सर्वाइवल के लिए है, जब मान लो प्रोटेक्शन है पूरी पॉपुलेशन की, तो एक ऑर्गेनिज्म ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, तो जब वो पॉपुलेशन ग्रो करती है तो उसका रोल भी उसमें माना जाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का रोल माना जाता है। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? जैसे हम इसमें एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि लोटस, एक पॉन्ड में बात करते हैं, एक पॉन्ड के अंदर जो लास्ट ईयर लोटस थे वो कितने थे? जैसे हम ये कह दें ये पॉन्ड है, तो लास्ट ईयर 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोटस के प्लांट थे। और इसमें चाहे हम एक वीक में कहें या 1 ईयर में कहें, लास्ट ईयर, इस ईयर क्या हुआ, कितने एडअप हो गए वहां पे? 8 एडअप हो गए, न्यू हो गए। पहले थे आपके 20 है यहाँ, और उसके बाद उस पॉन्ड में 8 और हो जाते हैं, प्लस 8 एडअप हो जाते हैं। तो वहां का बर्थ रेट उस पॉपुलेशन का क्या हुआ? दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेड एंड द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट लास्ट टाइम, जो लास्ट टाइम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। तो जब हम ये निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। अब यहां देखो, हमने हर एक लोटस का रोल उसमें किया, हर एक लोटस के हिस्से में कितना आया? 0.5। 8 था टोटल, तो पहले थे 20, तो हमने हर एक में कितना रोल था उसका, कितना हुआ? 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस। अब ऐसा तो नहीं था कि हम उसके ऑर्गेनिज्म के हिस्से कर दें और सबको डिवाइड कर दें, बट हम उसका परसेंटेज बना लेते हैं। ये इतना पार्ट जो है पर ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, एक साल में एक लोटस का इतना रोल रहा, तो वो इतना रोल था, दैट इज बर्थ रेट। सेम डेथ रेट होता है कि मान लो इसमें एग्जांपल दिया है कि फ्रूट, एक लेबोरेटरी में जो फ्रूट फ्लाइज थी, फ्रूट फ्लाइज का नंबर था 40, और उसके बाद उसमें से 4 की एक वीक में डेथ हो गई, ठीक है, तो कितना जो है उसका बैठेगा? पहले थी, ऐड हुई है 4, पहले थी 40, तो कितना बैठेगा? दैट इज 0.1। 0.1 क्या होगा यहाँ पे? 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ध्यान रखेंगे, पर
0.1 इंडिविजुअल डेथ हुई है यहाँ पे। पर अब यहाँ पे हम फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे थे, तो हर एक फ्रूट फ्लाई का रोल पर वीक का टाइम दिया था हमने, तो दैट इज नोन एज डेथ रेट एंड बर्थ रेट। वो कैलकुलेट किया जाता है कितने ऑर्गेनिज्म ऐड हुए, दैट इज डिवाइडेड बाय जो पहले से प्रेजेंट थे, तो हमें पर कैपिटा मिलता है बर्थ रेट। हमें कैसे निकालना है? पर कैपिटा, हर एक हेड, हर एक इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन का, उसमें उसका जो रोल, उसका जो शेयर है, हम उसको जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम सेक्स रेशो। सभी ने ये जो पॉइंट है सभी बच्चों ने सुन रखा होगा, क्या होता है सेक्स रेशो? सेक्स रेशो, the total number of females per 1000 males। ये रेशो है, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 males in a population। रेशो ऑफ फीमेल्स टू पर 1000 मेल्स, इसको हम कहते हैं सेक्स रेशो। किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि जैसे टेम्परेचर है वो सेक्स रेशो को कैसे अफेक्ट करेगा, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि टेम्परेचर सेक्स रेशो को किस तरह से अफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो एग्स है, जब वो हैच होते हैं उस टाइम पे उनका सेक्स डिटरमाइन होता है। वहां पे वो जो टेम्परेचर रहेगा उस एग का टेम्परेचर वही होगा जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। तो उस टाइम पे जो उस एग का टेम्परेचर होगा वही डिटरमाइन करेगा, ज्यादा हुआ तो मेल्स, कम हुआ तो फीमेल्स। ये अलग अलग में अलग अलग एग्जांपल मिल सकते हैं कि ज्यादा हुआ तो फीमेल्स, कम हुआ तो मेल्स का नंबर, और अगर एवरेज हुआ तो इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ऑब्वियसली इट मीन्स टेम्परेचर अफेक्टिंग सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे इन जो एलिगेटर्स हैं, टर्टल्स हैं, टॉर्टोइसेस हैं, इनमें डिपेंड करता है कि एग के चारों तरफ जो टेम्परेचर है उस टाइम पे कितना है, वही सेक्स डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे गैमीट्स और क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता सेक्स का। अब ठीक है, एक तो यह है सेक्स रेशो, किस तरह से, जैसे हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में 800 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स, तो इस तरह से सेक्स रेशो जो है निकाली जाती है कि कितनी परसेंट जो है वो निकल के आ रही है। अब ये तो था सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको फर्स्ट जो चैप्टर है जो अब डिलीट हो चुका है उसमें मैं आपको ये जो है टॉपिक करवा चुकी हूँ, एज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी किसी पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं तो हम उसके जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं उनको अलग अलग लेवल पे स्टडी करते हैं। तो हम एक प्लॉट करते हैं ग्राफ अकॉर्डिंग टू एज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं एज पिरामिड। It is graphical representation of different age group present in a population। ये आपने कर रखा है पहले भी, तो थोड़ा सा मैं जल्दी इसको करवाऊंगी। तो उसको एज पिरामिड कहते हैं। कौन कौन से एज पिरामिड है और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम बनाते हैं एज पिरामिड। तो आप समझ लें एज पिरामिड है क्या, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
किसी भी पॉपुलेशन में हम ऑर्गेनिजम्स को 3 बेसिक जो है एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। किसी भी पॉपुलेशन में हमने अगर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी हो अकॉर्डिंग टू एज, तो हम उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, मीन्स यंग वंस ऑफ दैट पॉपुलेशन। रिप्रोडक्टिव मीन्स विच आर अडल्ट्स विच हैव क्रॉस्ड प्यूबर्टी एंड they are actively reproducing. And third one is post reproductive. These are aged जो पर्सन्स होते हैं, एज्ड पर्सन का जो ग्रुप होता है दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। जब भी हम इनको तीनों को डिवाइड करते हैं तो हमें एक पॉपुलेशन का एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉपुलेशन के बारे में, कि उस पॉपुलेशन में आगे जाके क्या होगा, वो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमें पता चल जाएगा। तो पहले तो हम तीनों तरह के एज पिरामिड बनाते हैं। आपको वैसे ही याद आ जाएगा, मैंने पहले भी ड्रॉ कर रखा है उसको। तो इसमें हम सबसे पहले ये वाला लेवल देखेंगे। दूसरा वाला आपका ये है। आपको याद आ गया होगा, हमने ये 3 तरह के एज पिरामिड्स पढ़े थे। सबसे पहले वाला एज पिरामिड है एक्सपेंडिंग वन, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, या हम इसको ट्रायंगुलर एज पिरामिड भी कहते हैं। तो इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव हैं, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, सेम सभी में ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक्सपेंडिंग वाला पिरामिड है, बीच में लाइन बना के हमने हाफ फीमेल और मेल की पॉपुलेशन को यहाँ पे बताया है, रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस पॉपुलेशन में यंग वंस का नंबर ज्यादा होता है, तो उसमें आने वाले टाइम में जो अडल्ट है उनका नंबर भी ज्यादा होगा। तो जो कमिंग ईयर्स है उनमें ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी। दैट इज वाई दिस इज नोन एज एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। और जो इंडिया का एज पिरामिड है वो इसी तरह का है, क्योंकि इसमें जो यंग वंस है, जो बिफोर प्यूबर्टी वाला जो एज ग्रुप है वो काफी बड़ा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड करेगी। सेकेंड वन एज पिरामिड, इट रिप्रेजेंट द इक्वल नंबर ऑफ यंग वंस एंड अडल्ट्स। करीबन करीबन जो है इक्वल नंबर होता है, जिसकी वजह से जो कमिंग ईयर्स में वो पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। इसीलिए हम इसको स्टेबल पिरामिड और बेल पिरामिड कहते हैं, क्योंकि इस तरह की शेप है इसकी, दैट इज स्टेबल और बेल पिरामिड। तो ये हमें बता देगा कि अगर यंग वंस जो है अगर इक्वल नंबर में ही है तो पॉपुलेशन में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा कमिंग ईयर्स में। लास्ट वन आप देख रहे हैं, इसमें जो यंग वंस है उनका नंबर कम है, और जो प्यूबर्टी लेवल पे आ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव लेवल है उनका ज्यादा है। और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर एट लास्ट स्टेज, तो वो पॉपुलेशन के साइज को ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा ये दोनों अफेक्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं यंग वंस। तो यहाँ पे जब हमें पता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही कम है, तो कमिंग ईयर्स में ये पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा। तो इसको जो लास्ट वाला है दैट इज अर्न पिरामिड, इसको कहते हैं अर्न।
इस तरह का अर्न जो है पिरामिड इसको कहा जाता है, जो बताता है कि आने वाले टाइम में उस पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये सारी एज पिरामिड या हमने किसी पॉपुलेशन का जो एज पिरामिड है अगर हमने वो स्टडी कर लिया तो हमें उससे क्या फायदा मिलेगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एज पिरामिड। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा whether this population is growing or not। कि वो पॉपुलेशन ग्रो भी कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा हमें पता चलेगा स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो कितनी स्टेबल है, आने वाले टाइम में वो कितना ग्रो कर रही है, स्टेबल है या नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो कितना स्टेबल रहेगी। इसके अलावा हमें उसका रेट पता चल जाएगा, कितने फास्ट रेट पे वो डिक्लाइन भी कर रही है, कम भी हो रही है, डिक्लाइनिंग रेट। तो किस तरह से डिक्लाइन कर रही है, और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है ग्रोथ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। जो भी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट बनाती है पॉपुलेशन इंक्रीज के ऊपर, वो इन सारे ग्राफ्स को स्टडी करके ही बनाई जाती हैं कि क्या क्या पॉपुलेशन अगर इतनी इंक्रीज कर गई तो उसके लिए कितने सारे रिसोर्सेज हमें चाहिए, उस पॉपुलेशन को किस तरह से रिसोर्सेज सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ द हैबिटेट ऑन द पॉपुलेशन, या जो वहां का उस पॉपुलेशन का पूरा एनवायरमेंट है उसका क्या इफेक्ट है। तो ये लास्ट पॉइंट मैं अभी डिस्कस करती हूँ। पहला था कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, कितनी स्टेबल है वो पॉपुलेशन, कितनी फास्ट रेट से या स्लो रेट से वो डिक्लाइन कर रही है, कम हो रही है, और उसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। एक लास्ट फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, माइंड में रखेंगे कि हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वाइल्ड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जब भी वाइल्ड जो फॉरेस्ट एरिया में या वाइल्ड हैबिटेट में सर्वे किए जाते हैं तो उनकी एज पिरामिड भी इसी तरह से बनाए जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन कितनी कम हो गई, कितनी ज्यादा हो रही है, कितना उसका ग्रोथ रेट चल रहा है, कितने फास्ट रेट से वो डिक्लाइन कर रही है, कितने फास्ट रेट से वो बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो ये वाइल्ड हैबिटेट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कहीं कहीं हम अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली, बट हम जो यहाँ पे देख रहे हैं हम वाइल्ड ऑर्गेनिज्म को ज्यादा लेके चलेंगे कि उनकी पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस आते हैं वो हमें कैसे पता चलते हैं, कैसे रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई अब ये वाले ऑर्गेनिज्म का नंबर पहले इतना था आज इतना हो गया है। तो उनके एज पिरामिड ही बनाए जाते हैं, और कैसे बनाए जाते हैं वो आगे टॉपिक आएगा। तो अब एक लास्ट इसका इफेक्ट इंपॉर्टेंस है, दैट इज इफेक्ट ऑफ environment or habitat on the population. Last point, effect of habitat और environment। environment किसे कहते हैं बेटा, लिविंग नॉन लिविंग सारे आ जाते हैं, on population। तो environment ने क्या इफेक्ट किया, मीन्स सबसे पहले आ जाता है उसमें कंपटीशन, प्रेडेशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, एंड ऑल्सो अदर इंटरेक्शंस। अब देखो, एक पॉपुलेशन
को जो उसका स्टेटस है उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं जब हम एज पिरामिड बनाते हैं। हमें क्या पता चलेगा एज पिरामिड बना के? अब आपको पता चल गया रिसोर्स तो वहां पे सही थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो देखा जाएगा क्या वहां पे कंपटीशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है। कंपटीशन मीन स्पीशीज के बीच में, एक ही हैबिटेट में कहीं बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं तो ऑर्गेनिज्म खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रीडेशन, क्या वहां पे ऐसा तो नहीं है कि प्रीडेटर कम है, प्रे कम है और प्रीडेटर बहुत ज्यादा है? उससे भी क्या होगा, धीरे धीरे प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो उस पॉपुलेशन का भी एज पिरामिड जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम भाई डियर की पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, उसका एज पिरामिड बना रहे हैं एक फॉरेस्ट का, तो हमें पता चला कि वो लार्ज स्केल पे डिक्लाइन कर रही है, तो हमने देखा कि वहां पे रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, तो डिक्लाइन क्यों कर रही है? तो पता चला कि वहां पे जो प्रेडेटर थे, टाइगर्स थे, लायन थे, उस एरिया में बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रे, तो इसलिए उसका नंबर चेंज हुआ, पिरामिड में चेंज आया। तो ये भी इवेलुएट किए जाते हैं उस टाइम पे कि कहीं ज्यादा प्रेडेशन तो नहीं हो रही है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो कि हम करते हैं, अब बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी हैं जो हमारे एरिया में प्रेजेंट होती हैं और हमारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करने की वजह से उनका नंबर बहुत ही कम या बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है। जैसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर हमने यूज किए, वो फर्टिलाइजर बह के जो है साथ वाले पॉन्ड में चले गए, तो वहां पे जितने भी वो एक्वेटिक प्लांट्स थे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, तो उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर गई क्योंकि हमने फर्टिलाइजर यूज किया था। तो वहां पे वो रीजन होगा उसकी एक्सेसिव ग्रोथ के ऊपर। और इसके अलावा बहुत सारी और भी इंटरेक्शन है कि जैसे अब ह्यूमन बीइंग भी इंटरेक्ट करता है फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में, हंटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, पोचिंग कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है पोचिंग, तो उसकी वजह से भी हमने उनका जो है एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर रखा है और उनके नंबर को हम कम करते जा रहे हैं। तो ये तो थे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो हमें पता चलते हैं जब हम एज पिरामिड को स्टडी करते हैं, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एज पिरामिड। तो ठीक है मैम, यहीं तक था आज का मेरा टॉपिक।